साइकियाट्रिक कंडीशन है जिसके अंदर एक इंसान जो इस डिप्रेशन से सफ़र कर रहा होता है उसकी पर्सनैलिटी के अंदर एक वर्थलेसनेस की फीलिंग जो है वो आ जाती है। और वो अपने आप को उस वर्थलेस फ़ील करता है और अपनी एनर्जीज़ जो हैं उसकी बहुत ज़्यादा डाउन होती हैं और कोई भी टास्क परफ़ॉर्म करने जो उसके डे टू डे टास्क होते हैं, उनको करने की वो अपने अंदर हिम्मत जो है वो जमा नहीं कर पाता। और उसको लगता है कि शायद मुझे मेरे से कोई काम नहीं होगा और मैं वर्थलेस हूँ और या वो ओवर गिल्ट में बाज़-औक़ात कुछ लोग चले जाते हैं कि वो छोटा-सा भी कोई गलती की छोटी-सी भी कोई गलती करेंगे तो उसपे उनको बहुत एक्ज़ैजरेटेड गिल्ट होगा। तो ये सारी जो अलामात हैं ये अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ और इसकी वज़ह से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाएँ और ये प्रोलॉन्ग कर जाएँ, तो इसको हम जो है वो डिप्रेशन का नाम देते हैं। डिप्रेशन की आगे जो टर्म यूज़ होती है जिसमें डिप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि डिप्रेशन जो है वो अब एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर चुका है और फिर इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होती है डिप्रेशन की इसमें 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। एक स्ट्रैटेजी है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग के ज़रिए उसकी बिहेवियरल थेरेपी के ज़रिए हम लोग कोशिश करते हैं उसके डिप्रेशन को रिलीव करने की, लेकिन साथ में उसके सिम्पटम्स को बेहतर करने के लिए हम लोग कुछ मेडिकेशंस भी देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थोड़ा-सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था डिप्रेशन का जो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। इसमें डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसके अंदर बहुत सारी वेरिएबल डिसऑर्डर्स हैं, डिफरेंट एज ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट जेंडर्स के अंदर इसकी मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट होती हैं। इसके डिफरेंट एक्ज़ैजरेटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिर बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर डिप्रेशन एक्ज़ैजरेट कर जाती है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करके हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये एक डिटेल्ड बात है जो कि मेरे ख्याल में आगे अगर आप कोई क्वेश्चन्स होंगे, तो वो मैं उनको क्लियर कर दूँगा। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे आपने अभी बताया कि ये किसी भी एज ग्रुप में, किसी भी जेंडर में, किसी भी मतलब एवरी जेंडर, एवरी एज ग्रुप इसमें कॉमन है। तो क्या सर बच्चों को भी होता है, जैसे चिल्ड्रंस हैं उनको भी, उनमें भी ये चीज़ हो सकती है? अगर तो ये है तो हम उसको किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं? जी, बिल्कुल, बच्चों में डिप्रेशन बहुत होती है और बच्चों की डिप्रेशन जो है वो उसमें बहुत सारा ज़्यादा मसला ये होता है कि जो आमतौर पे अडल्ट्स होते हैं, उनके अंदर डिप्रेशन को रूल आउट करना, क्लिनिकली डायग्नोज़ करना बहुत आसान होता है। लेकिन बच्चों के अंदर डिप्रेशन जो है वो उसको डायग्नोज़ करना वो एक मुश्किल होता है क्योंकि बच्चों के अंदर जो डिप्रेशन के सिम्पटम्स हैं वो बहुत एटिपिकल होते हैं। आमतौर पर जो एडल्ट्स होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, दे ऑल उनकी जो कंडीशन होती है वो कुछ ऐसी होती है कि वो सारा दिन बहुत लो फ़ील करते हैं और पेशेंट जब वो फटीग्ड फ़ील करेगा, होपलेस फ़ील करेगा, आप उससे किसी चीज़ पे ओपिनियन माँगेंगे तो हमेशा होपलेस ओपिनियन देगा और वो अपनी जो टास्क्स हैं उनसे काम ना करने के बहाने ढूँढेगा, अवॉइडेंस बिहेवियर होगा उसका। सारा दिन जो है वो कोशिश करेगा कि घर में अकेला रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आमतौर पे एडल्ट्स के अंदर डिप्रेशन के सिम्पटम्स हम लोग इसमें देख सकते हैं। लेकिन बच्चों के अंदर डिप्रेशन जो है वो किसी भी फ़ॉर्म में, किसी भी साइकियाट्रिक जो है मैनिफेस्टेशन की फ़ॉर्म में कर सकती है प्रेज़ेंट। मसलन बहुत से बच्चे जो डिप्रेशन सफ़र करते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, छोटी-छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करेंगे और उनके एंगर इश्यूज़ जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। स्कूल के अंदर पता चलेगा कि बच्चा है वो बहुत ज़्यादा लड़ने लग गया दूसरों से या बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि स्लीप पैटर्न जो है, वो स्लीप पैटर्न उनका डिस्टर्ब हो जाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या बिल्कुल ही उनका सोना जो है कम हो जाता है। इसी तरह बच्चों के अंदर डिप्रेशन को देखने का एक क्लू जो है वो इनकी ईटिंग हैबिट्स भी होती हैं। वो ईटिंग हैबिट्स मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा खाने लग गए हैं या उनकी ईटिंग जो डाइट है वो बहुत कम हो गई है सडन अचानक से तो ये सारे जो बच्चों के अंदर डिप्रेशन के सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो बच्चों के अंदर डिप्रेशन अगरचे अडल्ट्स की
कंपैरिजन में बच्चों के अंदर रिलेटिवली लेस कॉमन है, लेकिन बहरहाल बच्चे भी डिप्रेशन से सफर कर सकते हैं, खासतौर पे जिनकी ब्रोकन फैमिलीज में जो बच्चे ग्रो करते हैं, या जो जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं बच्चे और वो आमतौर पर अपने फैमिलीज को आपस में एक दूसरे से लड़ता देखते हैं, या जो बच्चे चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज अपने बचपन के अंदर उसका निशाना बनते हैं। तो ये सारी जो ग्रुप है, ये एज ग्रुप है, इसके अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और ये है कि क्या हम लोग अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं कि ये इनहेरिटेड होता है, ये जेनेटिक भी होता है, मतलब उनकी फैमिली में डिप्रेशन के केसेस हैं, उनको उनमें चांसेस होते हैं कि उनको डिप्रेशन उन बच्चों में कॉमन हो, लेकिन सर यूजुअली ऐसा होता नहीं है। तो क्या ये चीज़ मतलब कितनी इसमें सच्चाई है कि ये वाकई जेनेटिकली या इनहेरिटेड होता है कि डिप्रेशन जरूरी है कि जब फैमिली में चल रहा है ये चीज़ तो ये बच्चों में भी पाई जाएगी? असल में ये जो आपके क्वेश्चन है इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो जेनेटिक एस्पेक्ट है। अभी तक की रिसर्चेस ने तो ये साबित किया है कि डिप्रेशन जो है इसके अंदर जेनेटिक्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। यानी अगर आपकी फैमिली में डिप्रेशन की जो जीन्स हैं वो रन कर रही हैं तो यू आर मोर वल्नरेबल टू बीइंग डिप्रेस्ड। लेकिन जेनेटिक्स की जहां तक आप लोगों को, सब लोगों को थोड़ा बहुत इल्म होगा जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स के अंदर ये इस तरह नहीं होता कि कोई मैथमेटिकल रूल नहीं होता कि अगर खास तौर पे वो ट्रेड्स जिनकी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस होती है, यानी बहुत सारी जीन्स उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें ये नहीं होता कि आपके अगर पेरेंट्स में से किसी को डिप्रेशन है तो आपको भी लाजमी होगी, या आप बहन भाई में से किसी को लाजमी होगी। अगर आपके अंदर डिप्रेशन की जीन्स मौजूद हैं या आपकी फैमिली में रन कर रही है डिप्रेशन, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर चांसेस ज्यादा हैं, यू आर मोर वल्नरेबल। अगर आपको स्पेसिफिक ऐसी कंडीशंस या ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे आपके डिप्रेशन में जाने के चांसेस हों, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये तो इसका जेनेटिक एस्पेक्ट है कि डिप्रेशन की कुछ जीन्स होती हैं और वो कुछ फैमिलीज में ज्यादा रन करती हैं, कुछ फैमिलीज जो है वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं डिप्रेशन। जितने भी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो सब के सब उनके फैमिलीज में उनकी कुछ ना कुछ जीन्स रन कर रही होती हैं। और रिसर्च ने यही बात साबित की है कि अगर आपके फैमिली के अंदर डिप्रेशन का इशू है तो फिर आप के अंदर भी इस चीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लाजमी वो डिप्रेशन होगा। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे और बहुत सारा जेनेटिक भी, मैंने आपको बताया कि एक जीन चूंकि डिप्रेशन को ड्राइव नहीं कर रही होती, मल्टीपल जीन्स हैं जो अभी तक ये अज्यूम किया गया है कि जो डिप्रेशन को ड्राइव करती हैं। इसलिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको वो जीन्स आई हो, ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको वो जीन आई हो। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि आपके पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो आपको लाजमी होगा। ठीक है। दूसरी जो इसका एस्पेक्ट है डिप्रेशन का वो ये है कि फैमिलीज के अंदर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हट के भी अगर आपकी फैमिली में आपके अम्मी या आपके अब्बू या आपके बहन भाइयों या आपके खाला चाचू, आपके मतलब आपकी फैमिली में से कोई बंदा डिप्रेशन का शिकार है, तो उस डिप्रेशन के नतीजे में उसका जो घर में बिहेवियर होगा और वो जो ट्रॉमा होगा साइकोलॉजिकल, जाहिर बात है अगर आपके घर में किसी को डिप्रेशन का इश्यू है तो उसकी डिप्रेशन को देखना, उसकी डिप्रेशन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल अगर उनमें से कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है या किसी के अंदर सुइसाइडल थॉट्स हैं, या कोई किसी वजह से डिप्रेशन की वजह से कोई अपनी जो है वो अपनी जॉब लूज कर देता है, या कोई अपनी डिप्रेशन की वजह से जो है उसके नतीजे में या किसी साइकेट्रिक इलनेस के नतीजे में बहुत ज्यादा एंग्री घर के अंदर कोई एक बंदा होता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो जेनेटिक्स ना भी हो तो उसके अलावा भी जो एक साइकेट्रिक पेशेंट के इर्द गिर्द जो लोग मौजूद होते हैं उनको अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए ये दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद हैं और फैमिलीज के अंदर ये जो कहा जाता है कि अगर एक पे बंदा डिप्रेशन का शिकार है तो फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी डिप्रेशन में जाने का खतरा हो सकता है, वो इन दोनों एस्पेक्ट्स को मिला के कहा जाता है कि एक तो जेनेटिक मेकअप का भी इशू है, दूसरा ये कि जेनेटिक मेकअप के साथ साथ एक साइकेट्रिक पेशेंट अगर एक घर में मौजूद है तो इसके नतीजे में उसके बिहेवियर से कुछ ऐसी जो है वो बिहेवियर्स जनरेट करेंगे, घर का एनवायरनमेंट ऐसा जनरेट होगा जिससे बाकी लोग भी अफेक्ट होंगे और बाकी लोगों के भी किसी साइकेट्रिक इलनेस अगर वो उनके अंदर वल्नरेबिलिटी पहले से मौजूद है तो उनके अंदर भी ये सारे डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। एक क्वेश्चन और है, क्या ओवर थिंकिंग डिप्रेशन कॉज कर सकती है? देखें, ओवर थिंकिंग
हाँ जी, ओवर थिंकिंग डिप्रेशन कॉज नहीं कर सकती। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि ओवर थिंकिंग एग्जैक्टली हम डिफाइन किसे करते हैं। किसी भी चीज के बारे में ओवर थिंक करना ये डिप्रेशन इटसेल्फ कॉज नहीं कर सकती। लेकिन अगेन मैंने बात कहा कि डिप्रेशन में आप किसी एक चीज को एग्जैक्ट उसकी कॉज नहीं बता सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय ओवर थिंकिंग, या डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय जीन्स, और डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय ब्रोकन फैमिली। नहीं, डिप्रेशन में इट्स अ मल्टीफैक्टोरियल एनालिसिस। ये इसका जो मल्टीफैक्टोरियल जो है वो इसकी उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो यकीनन अगर आप डिप्रेशन के लिए वल्नरेबल हैं और आपके अंदर और बहुत सारे फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं, आप किसी ऐसी ब्रोकन फैमिली में रह रहे हैं, या आप किसी स्ट्रेस का शिकार हैं, बहुत किसी एक्सट्रीम स्ट्रेस का शिकार हैं, और आपकी जीन्स में भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन का एलिमेंट पाया जाता है, तो यू आर मोर वल्नरेबल। और उस वल्नरेबिलिटी के दौरान अगर आप ओवर थिंकिंग की हैबिट भी आपके अंदर है, तो उसके नतीजे में आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगेन मैंने ये कहा कि अकेले ओवर थिंकिंग को एज ए कॉज ऑफ डिप्रेशन बताना, इट वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, इट वुड नॉट बी एन अप्रोप्रिएट थिंग टू से। लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स जब आपस में मिलते हैं तो यकीनन उसके अंदर बिल्कुल आप ऐसा समझे कि आप अपने घर में बैठे हो, तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या तुम यहाँ पे जो है वो गाड़ी के नीचे आके जो है वो मर सकते हो, तो आप नहीं कहेंगे। लेकिन अगर आपको एक बंदा थोड़ा सा धक्का दे और आप थोड़ा सा बाहर चले जाओ, एक और बंदा धक्का दे, आप थोड़ा सा और आगे चले जाओ, ऐसा ऐसा आपको 3 4 5 लोग धक्का देते देते एक ऐसी जगह पे पहुंचाते हैं जहां से गाड़ियां गुजर रही हो, तो वहां पे आप गाड़ी के नीचे आ सकते हो। बताने का मकसद ये है कि अकेला कोई फैक्टर जो है वो डिप्रेशन इस तरह कॉज नहीं कर सकता कि आप सिर्फ कहेंगे सिर्फ मुझे ओवर थिंकिंग है तो आई विल डेफिनेटली गो इनटू डिप्रेशन। नहीं, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स अगर और भी इंक्लूडेड हैं, इन्वॉल्व हैं, तो यस, ओवर थिंकिंग कैन प्ले इट्स पार्ट। ठीक है सर, हमारे एक मेंबर का क्वेश्चन है कि क्या फेलियर डिप्रेशन कॉज कर सकती है? क्या फेलियर एक रीजन बन सकता है डिप्रेशन का? अच्छा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, देखिए पहली बात तो जो शुरू में शायद मैं एक्सप्लेन करना सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर सका, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, एक है लो फील करना, ठीक है। अगर एक इंसान को कोई फेलियर आता है और वो उसकी वजह से कुछ दिनों के लिए लो रहता है, 10 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, और उसकी वजह से वो थोड़ा लो फील करते हैं अपने आप को, तो इट्स अ नॉर्मल थिंग। इंसान जो है वो कभी भी एक लेवल पे नहीं रहता। इंसान की जिंदगी में क्रेस्ट भी हैं, इंसान की जिंदगी में ट्रफ्स भी हैं, इंसान की जिंदगी में अप्स भी हैं, इंसान की जिंदगी में डाउन्स भी हैं। हमारी इंसान जो है वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट का नाम नहीं है। उसका मूड, उसकी साइकोलॉजी, उसकी बॉडी 24 आवर्स वेरिएबिलिटी में रहती है। तो अगर आप बिल्कुल कांस्टेंट हैं और आपको कोई गम आ रहा है और आपको कोई फेलियर आ रहा है, फिर भी आप बिल्कुल खुश हैं और आप 24 आवर खुश ही रहते हैं, तो दिस इज एन एबनॉर्मेलिटी। फेलियर की वजह से परेशान हो जाना, थोड़े लो फील करना कुछ दिनों के लिए, इट्स नॉट डिप्रेशन, इट्स नॉट एबनॉर्मल, इट्स नॉर्मल। तो एक किसी फेलियर पर, या किसी आप कह लें कि किसी फॉर एग्जांपल आपके किसी फैमिली में किसी करीबी बंदे की डेथ हो गई है, किसी अपने कोई आपको रिलेशनशिप में कोई सेटबैक मिला है, तो उसके नतीजे में कुछ दिनों के लिए लो फील करना, दिस इज नॉट डिप्रेशन। तो इसलिए किसी फेलियर की वजह से थोड़ी दिन के लिए लो फील करना, इट इज नॉट डिप्रेशन। लेकिन फेलियर की वजह से, फेलियर कैन नॉट बी अ कॉज ऑफ डिप्रेशन, बट फेलियर कैन ट्रिगर डिप्रेशन। ये इन दोनों चीजों में फर्क करना चाहिए। जिस तरह चीनी खाना जो है, आपको चीनी खाने से शुगर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज है, मतलब चीनी खाने से आपको डायबिटीज नहीं हो सकती, लेकिन अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज है, आपको डायबिटीज है और आप चीनी खाते हैं, तो वह यकीनन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी। इसी तरह फेलियर कैन नॉट कॉज डिप्रेशन, बट फेलियर कैन ट्रिगर द प्रोसेस ऑफ। कोई बंदे की लाइफ बिल्कुल ठीक है, उसकी जीन्स में भी कोई डिप्रेशन का एलिमेंट नहीं है और कुछ भी नहीं है, और खाली एक फेलियर की वजह से वो डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत बहुत रेयर हैं। हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे मिलके जो है वो उसमें एक फेलियर भी एक कॉज हो सकती है, तो वो भी डिप्रेशन कॉज कर सकती है। दुनिया में हजारों लोग हैं, अरबों लोग हैं, बल्कि 7 बिलियन पॉपुलेशन हो गई है, उनमें से रोजाना बिलियंस ऑफ पीपल रोजाना फेलियर्स को फेस करते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम गो इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन में बहुत एक माइन्यूट क्वांटिटी है हमारी पॉपुलेशन की जो डिप्रेशन में उसकी वजह से चले जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेलियर इज नॉट अ कॉज ऑफ डिप्रेशन,
failure is only a factor which can add with another other factors and may lead to depression or may lead to worsening of depression. Okay, sir. So how can we overcome depression to manage people around us? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ जनरल असूल हैं, कुछ जनरल रूल्स हैं जो कि आपको अपनी फैमिली के अंदर, कुछ जनरल बिहेवियर्स हैं, जनरल एटीट्यूड्स हैं जो आपको अपनी फैमिलीज में डेवलप करने की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द कोई डिप्रेशन का पेशेंट हो या ना हो, आपके इर्द गिर्द कोई साइकेट्रिक जो है वो मेंटली स्ट्रेस्ड बंदा हो या ना हो, कुछ बिहेवियर्स और एटीट्यूड्स ऐसे हैं जो आपकी फैमिलीज में आपको जनरली ही आपको उनको फॉलो करने की जरूरत है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी हेलो, जी। रोजाना जो है वो आप 1 घंटा या रोजाना 1.5 घंटा 2 घंटे कुछ टाइम जो है वो आप जरूर इस चीज के लिए रखें कि आपके घर वाले जो हैं वो आपस में मिलके बैठें और एक दूसरे से अपनी चीजें शेयर करें। और शेयर करना और शेयरिंग और लिसनिंग का जो एक कल्चर है, इट्स नॉट एन इजी टू प्रमोट, इट्स नॉट एन इजी टू डेवलप इन आवर सोसाइटी, इन आवर फैमिली सिस्टम्स। क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम्स में चूंकि बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है मोरल वैल्यूज पे और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी जाती है डिसिप्लिन के मामले में, तो इसलिए पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान और बहन भाइयों के दरमियान आपस में बहुत बड़ा एक गैप, कम्युनिकेशन गैप रहता है। बच्चे अपनी बहुत सारी बातें माँ बाप के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। माँ बाप अपनी बहुत सी बातें बच्चों के सामने शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर सकते। बहन भाई एक दूसरे के साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन वो शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हम एक दूसरे को शेयरिंग की स्पेस नहीं देते। बच्चा अपनी कोई गलती घर आके बताएगा तो उसके घर वाले बजाय उसको सुनने के और उसको करने के कोई नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं होना, इसके कहने की बजाय हमारे जो पेरेंट्स हैं वो आमतौर पे बच्चों की बेइज्जती कर देते हैं कि तुम्हें समझाया भी था और तुम्हें कहा भी था ये ना करना, तुमने फिर भी ऐसे किया है, और इस तरह करके डांटते हैं। इसी तरह पेरेंट्स अगर अपनी कोई बात बच्चों के सामने कहते हैं तो बच्चे जो हैं वो उसका मजाक उड़ाते हैं और वो कहते हैं कि ये आप किस जनरेशन की बातें कर रहे हैं, आप दुनिया जो है वो बहुत आगे चले गई है और आप लोग अभी तक वही हो। तो इस तरह इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से पेरेंट्स और बच्चों और फैमिली के आपस के लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो गैप डेवलप हो जाता है। और इस गैप डेवलप होने की वजह से हम लोग एक दूसरे की चीजों को सुनते नहीं है, एक दूसरे से चीजें शेयर नहीं करते। तो जब आप शेयर नहीं करोगे, एक दूसरे की बातें सुनोगे नहीं, तो उसके नतीजे में आपके इस चीज में डिप्रेशन के अंदर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहला काम जो आपके करने का है वो ये है कि आपके घर में चाहे कोई पेशेंट डिप्रेशन का है या नहीं है, आपके घर में कोई मेंटली स्ट्रेस्ड बंदा है या नहीं है, आपका काम सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों को ये एहसास दिलाएं, अपनी फैमिली के अंदर खास तौर पर, कि आपको सुनने वाला कोई मौजूद है। और वो सुनने वाला भी वो जो आपको जज नहीं करेगा, जो आपको नसीहतें नहीं करना शुरू हो जाएगा कि आपने किसी से जाके कोई बात शेयर की है और वो आगे से आपको नसीहतें करना शुरू हो जाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे किया करो। तो सुनना जो है वो इटसेल्फ एक वर्च्यू है। सिर्फ सुनना, किसी की बात को सुनना, किसी के प्रॉब्लम्स को सुनना विदाउट गिविंग एडवाइस। एडवाइस हमेशा तब देनी चाहिए जब अगला बंदा आपसे मांगे। हाँ, सुनने के, अगर आपको कोई बंदा सुना रहा है तो सिर्फ आपका काम है सुनना, उसको एडवाइस देना आपका काम नहीं है। एडवाइस सिर्फ तब दें जब आपसे मांगी जाए। तो इस तरह का एक कल्चर घरों में प्रमोट करने की जरूरत है। दूसरा, अगर ये तो वो जनरल एक चीज है जो आपके घरों में डेवलप होनी चाहिए। कोशिश करें घर वालों में सब में स्क्रीन टाइम जो है वो सबका थोड़ा सा कम हो। स्क्रीन टाइम, वैसे तो सोशल मीडिया इज अ गुड थिंग, सोशल मीडिया के नतीजे में हम बहुत सारे लोगों से इन टच रहते हैं, लेकिन ये कि सोशल मीडिया की वजह से एक नुकसान ये भी है कि हम आपस में एक दूसरों से शेयर नहीं कर सकते। हमारा बहुत ज्यादा टाइम स्क्रीन पे गुजरता है और हमें एक दूसरे से पर्सनल कम्युनिकेशन का मौका नहीं मिलता। तो इस चीज में भी ये कोशिश करनी चाहिए कि घर में जो है वो प्रॉपर हर चीज का एक स्केड्यूल सा बना लिया जाए कि ये टाइम जो है, इस टाइम पे हम लोग स्क्रीन यूज कर सकते हैं और इस टाइम पे हम स्क्रीन यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बातें करेंगे। तो जहां तक बात है, अगर आपके घर में कोई डिप्रेशन का पेशेंट है या अगर आपके घर में आपको किसी बंदे के अंदर ऐसे सिम्टम नजर आ रहे हैं कि वो डिप्रेशन में जा रहा है या जा रही है, जैसे वो सारा दिन सोया रहता है, उसे कोई काम कहें तो वो अवॉइड करने की कोशिश करता है, या फिर वो जो है वो ज्यादा
बहुत लो रहता है, उससे आप कोई ओपिनियन मांगे तो बड़ी होपलेस किस्म की ओपिनियन देता है, उसे आप कोई काम कहें तो वो फौरन कहता है कि ये तो मुझसे नहीं होएगा, मैं जो है वो इतना मैं ये काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक हिंट दे सकती हैं कि पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। इसमें आप जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप उससे इन टच रहें, उसकी बातें सुने, कोशिश करें कि आप उसके साथ एक ऐसा उसे कहें कि आपके साथ वो अपनी चीजें जो है वो शेयर करे, उसको इनकरेज करें, और कोई एक्टिविटी अगर आप खुद कर रहे हैं तो उसे अपने साथ एक्टिविटी में क्योंकि जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, इनको चूंकि अपने बारे में एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आ रही होती है, तो इनको लगता है कि ये काम हमसे अकेले नहीं होगा। तो इस तरह के पेशेंट्स को फिर हम ये करते हैं कि हम इनको ग्रुप एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी के अंदर वो एज ए ग्रुप बन के सोचता है, और अपने ऊपर अगर उसे वर्थलेसनेस का एहसास भी हो तो बाकी ग्रुप मेंबर्स की वजह से वो उन एक्टिविटी में ज्वाइन करता है। तो ये काम किया जा सकता है। बातें, और अगर आपकी फैमिली में कोई डिस्टेंट फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं तो आप उनके घर वालों को इनकरेज करें कि ऐसे पेशेंट को किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को एक दफा लाजमी दिखाएं, क्योंकि डिप्रेशन एक बीमारी है, जिस तरह डायबिटीज एक बीमारी है, जिस तरह हाइपरटेंशन एक बीमारी है, जिस तरह रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक बीमारी है, इसी तरह ये भी एक बीमारी है। अगर आप बीमारी को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो कभी भी ट्रीट नहीं होगी। तो डिप्रेशन के भी इसी तरह उसको ट्रीट करने की जरूरत है, और वो ट्रीट एक प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट ही कर सकता है। ओके सर, एक और क्वेश्चन है कि डिप्रेशन में और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है? देखें, डिप्रेशन इज अ डिजीज, डिप्रेशन एक डिजीज का नाम है। स्ट्रेस जो है वो एक किसी भी ऐसे स्ट्रेसफुल किसी भी ऐसे इवेंट को कहते हैं जो आपकी नॉर्मल जो लाइफ आपकी जा रही है उस लाइफ को थोड़ा सा जो है वो अफेक्ट करे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो आमतौर पे चूंकि नेगेटिव सेंस में बोला जाता है, स्ट्रेस इज अ गुड थिंग। इंसान की जिंदगी जो है वो स्ट्रेस कोप करने का नाम ही है। इंसान की जिंदगी में हम डिफरेंट स्ट्रेस आते हैं, उसको कोप करने का नाम स्ट्रेस है। मेडिकल की लैंग्वेज में स्ट्रेस जो है वो हर किस्म की हो सकती है, टेम्परेचर कम ज्यादा, मतलब आपको गर्मी आजकल बहुत ज्यादा है, ये भी एक स्ट्रेस है। आपके एग्जाम्स आ गए, आप किसी साइकोलॉजिकल आपको कोई मसला हो गया, ये भी एक स्ट्रेस की टाइप है। आप जो है वो बीमार हो गए हैं, ये भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी इसी तरह सीखती है। अगर एक बंदे को सारी जिंदगी कोई स्ट्रेस फेस किया है तो उसकी बॉडी कभी भी स्ट्रेस को कोप करने की एबिलिटी उसके अंदर बाकी लोगों से वीक होगी। तो स्ट्रेस इज अ नॉर्मल थिंग, इट्स एन इवेंट दैट कैन अफेक्ट योर बॉडी इन एनी वे। डिप्रेशन इज अ डिजीज। स्ट्रेस जो है वो एक इवेंट का नाम है, उसमें आप एक इवेंट आता है और आप उसको कोप कर लेते हो, तो दिस इज स्ट्रेस, और स्ट्रेस को आप कोप कर सकते हो। लेकिन डिप्रेशन जो है इट्स अ डिजीज, और डिजीज जो है वो कोई ऐसी चीज नहीं होती कि जिसको आप घर बैठे बैठे कोप कर लो, बल्कि उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। डिप्रेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रोलॉन्ग्ड होती है, लंबे अरसे के लिए होती है। वो आपके छोटे मोटे घर में अगर आप मूड चेंज करते हो, आपके घर में कोई पार्टी है, इन छोटी मोटी चीजों से डिप्रेशन ठीक नहीं होती। स्ट्रेस जो है वो आप जैसे ही वो एनवायरनमेंट स्ट्रेस वाला चेंज करोगे, स्ट्रेस आपकी ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स की आपको स्ट्रेस है, आप एग्जाम्स देते हो, और एग्जाम्स जब खत्म हो जाते हैं तो आपकी स्ट्रेस भी खत्म हो जाती है, एग्जाम के बाद आप रिलैक्स फील करना शुरू कर देते हो। सो इट मींस इट्स स्ट्रेस, इट्स नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन ये है कि अगर आप एग्जाम से पहले स्ट्रेस फील कर रहे हो और एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी वो स्ट्रेस जो है वो आपका वो जो स्टेट ऑफ माइंड है लो फील करने वाला, वो कंटिन्यूस चल रहा है, तो देन वी मे कॉल इट एज समथिंग रिलेटेड टू डिप्रेशन। ओके सर, एक क्वेश्चन और है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल किसी इन्फीरियरिटी की वजह से या फिर जैसे किसी में कोई डिसेबिलिटी है, क्या वो चीज़ उसको डिप्रेशन में लेके जा सकती है, और अगर ये डिप्रेशन कॉज करती है तो उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हाँ, देखें, जो इन्फीरियोरिटी किसी भी लिहाज से है वो इंसान के अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकती है या नहीं कर सकती। देखिए, इसमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि डिप्रेशन का में बहुत सारी चीजें ऐड हो सकती हैं। कोई एक चीज को अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो डिसेबल हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मेंटली डिसेबल हैं, जो फिजिकली डिसेबल हैं, या दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पुअर हैं, जो दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये समझते हैं कि शायद वो उतने खूबसूरत नहीं है या वो उतने अमीर नहीं है। तो बहुत सारे दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी ना किसी डेप्रिवेशन का शिकार हैं, लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम गो इनटू डिप्रेशन। इन्फीरियरिटी इट्स नॉट अ कॉज ऑफ डिप्रेशन, बट इन्फीरियरिटी में जो है ट्रिगर डिप्रेशन।
मतलब वो पेशेंट ऑलरेडी डिप्रेशन, जो इस तरह के पेशेंट होते हैं जो अपने आप को किसी ना किसी वजह से दूसरे से इंफीरियर समझते हैं, खासतौर पर डिसेबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड पेशेंट्स हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हो या मेंटली डिसेबल्ड हो, या ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी का शिकार हैं, खासतौर पर किसी लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, इस तरह की किसी बीमारी का शिकार है, तो उन लोगों के अंदर ऑफ कोर्स चांसेस ज्यादा होते हैं कि दैट दे कैन बिकम प्रे टू डिप्रेशन। तो इसलिए इंफीरियोरिटी इटसेल्फ नॉट डज नॉट कॉज डिप्रेशन, बट इट मे ट्रिगर डिप्रेशन along with other factors। बाकी इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो साइकोलॉजिस्ट डिवाइस करते हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि हम पेशेंट्स को ये टास्क देते हैं कि वो रेगुलर अपनी अपनी एक जर्नल जो है वो बनाएं, एक डायरी जिसे कहते हैं हम लोग, एक डायरी बनाएं और उस डायरी के अंदर अपनी रोजाना की जो है वो बातें वो लिखा करें, रोजाना की जो उनकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं वो करें। जब इंसान अपनी डे टू डे एक्टिविटीज लिखना शुरू करता है तो उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है कि मैं तो जिंदगी में इतने इतने काम कर रहा हूँ, तो वो अपने आप को एक अचीवर जो है उसके अंदर फील करता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो उसको एक पेपर के अंदर ऊपर लिखे। तो जब इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करता है और अपनी वीकनेस को इग्नोर करता है तो इसके नतीजे में भी उसकी अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तीसरा फिर उसमें हम पेशेंट को ये भी सजेस्ट किया जा सकता है कि पेशेंट को हम डिवाइस करते हैं कि वो ऐसे ग्रुप में या ऐसी जगहों को विजिट करे जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद हों जो कि उससे भी ज्यादा किसी ना किसी सफरिंग का शिकार हों। फॉर एग्जांपल और उसको कोप कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम कम्युनिटी वर्क है, जैसे पेशेंट्स को हम कहा जाता है कि आप जो है वो किसी कम्युनिटी वर्क में अपने आप को इन्वॉल्व करें, किसी आप ऑर्फन हाउस में जाया करें, वहां विजिट किया करें, उन लोगों की हेल्प किया करें, या किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाए। इन सारी चीजों से ये होता है कि इंसान जो है वो जब बाकी लोगों को देखता है तो उसके नतीजे में उसके अंदर एक अपने बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो बाकी ये है कि उसमें हमारा फोकस मेन ये होना चाहिए कि हम पेशेंट की वीकनेसेस को ये ना कहें कि हम उसे कहें कि तुम इग्नोर करो, या हम उसे कहें कि भाई यू आर नॉट वीक। उसको अपनी वीकनेस को फेस करना सिखाएं, उसको ये चीज सिखाएं कि वो अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करे। कभी भी अवॉइडेंस किसी चीज का हल नहीं होता। आपके अंदर किसी चीज जो है वो किसी चीज की कमी है तो आप उसको एक्सेप्ट करें, आप उसको फेस करें। फॉर एग्जांपल आई एम मायोपिक, ये मेरी नजर कमजोर है, तो इट्स अ डिसेबिलिटी, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फेस इट। मुझे फेस करना चाहिए कि यस आई हैव दिस वीकनेस, बट इट डजंट मीन दैट दिस वीकनेस डिराइव्स माय एंटायर पर्सनालिटी। मेरी पूरी पर्सनालिटी जो है वो इस एक वीकनेस पे डिपेंड नहीं करती। मेरी पर्सनालिटी में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं, तो उन स्ट्रेंथ्स पे हम फोकस करवाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो डिप्रेशन के पेशेंट्स खासतौर पे जो अपने जिनके अंदर एक वर्थलेसनेस की फीलिंग आती है उनके अंदर करवाते हैं। फिर हम फैमिली को इनकरेज करते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसको बताए कि वो अगर एक बंदा अपने आप को इंफीरियर फील कर रहा है तो इसके इर्द गिर्द वाले लोग उसे फील करें कि हाउ यूजफुल ही और शी इज फॉर देम। मतलब एक घर में अगर एक बच्चा जो है वो अपने किसी वजह से अपने आप को थोड़ा इंफीरियर शो करता है तो उसके पेरेंट्स का रोल ये होता है कि हम उनके पेरेंट्स को ये कहते हैं कि वो अपने बच्चे को ये फील करवाएं कि हाउ कि वो इस घर के लिए कितना जरूरी है, कितना यूजफुल है। इसी तरह अपने फ्रेंड्स के अंदर भी अगर हमें लगता है कि कोई ऐसा बंदा जो इंफीरियर फील कर रहा है तो उसको फिर हम उसको हमें बताना चाहिए, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स उसका फोकस जो है वो डाइवर्ट करना चाहिए। ठीक है सर। एक क्वेश्चन ये भी है कि जैसे हम बीमार हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम बीमार हैं तो हम लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, या हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे कि डिप्रेशन है और डिप्रेशन की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। इन दो चीज़ों में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हम बीमार हैं, बीमारी की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, या डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। देखिए बहुत सारी चीजों में ऐसे क्लियर कट लाइन जो है वो आप नहीं खींच सकते। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दे गो साइड बाय साइड। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्रिसीडिंग फैक्टर है और ये जो है वो रिसीडिंग फैक्टर है। मतलब इसमें ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलती हैं। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक दूसरे के साथ चलती है। आपको कोई डिजीज है, उस डिजीज के नतीजे में आप जो है वो उस डिजीज के स्ट्रेस की वजह से आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो।
और डिप्रेशन की वजह से भी आप डिजीज का शिकार हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको डिप्रेशन है, आप सारा दिन आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते। जब आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते तो उस फिजिकल एक्टिविटी के नतीजे में आपके जो है वो आपकी डायबिटीज वर्सन हो सकती है, आपके और बहुत सारे मसाइल, आप जो है आपके जाहिर बात है आपके मस्कुलर पेन्स शुरू हो जाएंगी, तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो इसमें हम ये एग्जैक्टली कोई ऐसे लाइन नहीं डिमार्क कर सकते कि आप इस वजह से इस चीज में जा रहे हैं या इस वजह से इस चीज में जा रहे हैं। यूजुअली ये मैं कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहा, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि यूजुअली डिजीज जो है वो आमतौर पर डिप्रेशन कॉज करती है। डिप्रेशन डिजीज कॉज करती है लेकिन इट्स रेयर। डिजीज इटसेल्फ में कॉज डिप्रेशन, खास तौर पे लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेस। मैं अगेन बता रहा हूँ, ये बार बार क्लियर कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपने लो फील किया, दिस इज नॉट डिप्रेशन। डिप्रेशन इज ऑलवेज लॉन्ग स्टैंडिंग एंड नॉट मॉडिफाइबल। नॉट मॉडिफाइबल का मतलब ये है कि ये नहीं होगा कि अगर आज आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, कल आप के घर में कोई पार्टी थी या तो आप बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसे नहीं होगा। डिप्रेशन इज अ कंटिन्यूअस डिजीज, एक रूटीन, एक आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो इसलिए डिप्रेशन जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज होती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और ये डायबिटीज है या कैंसर है, इस तरह के पेशेंट्स में डिप्रेशन होना बहुत कॉमन है, because it adds to the other factors that makes the patient vulnerable to depression. तो इसलिए इसमें ये देखा जा सकता है कि सबसे पहले आप डिजीज देखेंगे कि अगर तो डिजीज वाकई ही कोई ऐसी है जो पेशेंट को लिमिट कर रही है बेड तक, फॉर एग्जांपल उसके फ्रैक्चर हो गया और उसको बेड पे जो है वो 3 महीने के लिए रहना पड़ना है, या पेशेंट को कैंसर हो गया जिससे बचने के कोई चांस नजर नहीं आ रहे, तो इसके नतीजे में ज्यादा चांस ये होंगे कि पेशेंट को इस डिजीज की वजह से डिप्रेशन होगा। और अगर बज़ाहिर पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसे कोई मसला नहीं है, लेकिन बस वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी के लैक की वजह से और चूंकि वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा, तो उसकी वजह से अगर उसके लाइक शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं, या उसके अंदर वो ओबीस होना शुरू हो जाता है, या उसके अंदर जो है वो बहुत सारी जो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से जो सारी अबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं वो आ जाती हैं, तो फिर हम ये कहेंगे कि डिप्रेशन की वजह से ये डिजीज में जा रहा है। बट अगेन मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि आमतौर पे ज्यादा कॉमन फिनोमिनन ये है कि पेशेंट को डिजीज की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है सर, मेल्स में डिप्रेशन इतना कॉमन क्यों नहीं है, बताए फीमेल्स में डिप्रेशन इतना कॉमन क्यों है? देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसकी अभी एग्जैक्ट जिसके बारे में भी आप कोई एग्जैक्ट ओपिनियन नहीं दे सकते। ये बात आपकी सही है कि रिसर्च ने साबित किया कि जो अडल्ट्स हैं उनके अंदर फीमेल्स के अंदर डिप्रेशन मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू मेल्स। रिसर्च ने अभी तक यही बात प्रूव किया, लेकिन इसकी वजह क्या है, इस पे बहुत सारी ओपिनियंस पाई जाती है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम ओपिनियन है वो ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर चूंकि जेंडर रोल्स डिफाइंड हैं कि जो इंसान जो मर्द है वो बाहर जाएगा, बाहर का कमाएगा, बाहर उसका एक सोशल सर्कल होता है, लेकिन एक औरत होती है उसको घर में रहना पड़ता है, उसी फैमिली के अंदर सारा दिन जो है वो टाइम गुजारना पड़ता है। तो सारी बात है, जब आपका सोशल इंटरेक्शन कम होता है, आप उसकी वजह से सोशल इंटरेक्शन के कम होने की वजह से भी आप जो है वो इस चीज का जो डिप्रेशन में जाने के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि मेल्स को ज्यादा मौका मिलता है सोशल इंटरेक्शंस का, ज्यादा बाहर जाने का, वो अपनी चीजें खुल के शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, उनको आमतौर पे जज नहीं किया जाता, वो अपनी कोई भी बात किसी से भी कहे जा सकते हैं। जबकि फीमेल्स जो हैं वो आमतौर पर उनको वो स्पेस नहीं दी जाती शेयरिंग की, वो अपनी चीजें शेयर नहीं सही तरह कर सकती हैं। अगर वो घर आके, अगर उनसे कोई मसला है वो घर आके बताती हैं, तो घर वाले बजाय उनको उसको सपोर्ट करने के सबसे पहले उसको इल्जाम देंगे कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें हमने मना किया था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं कि जब फीमेल्स को शेयरिंग की स्पेस नहीं मिलती अपने घरों के अंदर, तो वो उसके नतीजे में वो डिप्रेशन के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो सकती हैं। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गो इनटू डिप्रेशन देन मेन। लेकिन बहरहाल वेस्टर्न सोसाइटीज में जहाँ पे ये सारी चीजें मौजूद नहीं है, जेंडर जो इक्वालिटी है वो आमतौर पर एस्टेब्लिश्ड है, वहाँ भी फीमेल्स के अंदर ही डिप्रेशन ज्यादा कॉमन है। इसलिए साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि इसमें जेनेटिक्स का रोल भी हो सकता है, क्योंकि मेन और वुमेन की जेनेटिक्स जो है और उनकी जो बॉडी की सारी प्रोसेसेस हैं, बहुत सी फिजियोलॉजी है वो डिफरेंट होती है।
तो उसके नतीजे में भी एक दूसरे से वो जो है वो फर्क, उनके जेनेटिक मेकअप में भी थोड़ा सा फर्क होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स आर मोर प्रोन टू गो इनटू डिप्रेशन। ओके सर, एक क्वेश्चन और है कि जिन लोगों को डिप्रेशन ऑलरेडी पहले हो चुका है, क्या उनको दोबारा चांसेस होते हैं कि उनको दोबारा डिप्रेशन हो? जी, जी, बिल्कुल होता है। बल्कि जिसको एक दफ़ा हो गया और वो ठीक हो गया, तो दोबारा इसका मतलब है कि वो बंदा ज़्यादा वल्नरेबल है। क्योंकि इसका मतलब है कि ही इज़ द फेवरेट कैंडिडेट फॉर डिप्रेशन। ठीक है सर, जैसे जो लोग डिप्रेशन को ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं डिप्रेशन को, क्या ये नेसेसरी है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर से भी सफ़र करें, या फिर ज़रूरी नहीं है नहीं, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो डिप्रेशन को सफ़र कर रहे हैं, वो बाइपोलर डिसऑर्डर को भी सफ़र करें। लेकिन ये है कि डिप्रेशन बाइपोलर डिसऑर्डर का सिम्पटम भी होता है, क्योंकि आपको पता है बाइपोलर डिसऑर्डर में ये होता है कि इंसान एक्सट्रीम मूड स्विंग्स आते हैं। एक दिन इंसान बहुत ज्यादा लो फील कर रहा होता है और एक दिन अचानक जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो ये जो मूड स्विंग्स हैं, इसमें जारी बात है जो डिप्रेसिव मूड है वो इटसेल्फ भी एक बाइपोलर डिसऑर्डर का सिम्टम और साइन हो सकता है। लेकिन ये कोई आपस में इनका लिंक नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि हर डिप्रेशन का पेशेंट जो है वो बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसको मौजूद है। बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए जरूरी है कि पेशेंट दो एक्सट्रीम्स मूड्स के दरमियान रहे, या वो बहुत डिप्रेस्ड रहे या बहुत हाइपर एक्टिव रहे। अगर आप थोड़ा लो फील कर रहे हो किसी दिन, 2-3 दिन बाद ठीक हो जाते हो, तो दिस इज नॉट बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसलिए हर डिप्रेशन के पेशेंट को ये कहना कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी लाजमी जाएगा, ये जरूरी नहीं है। सर क्या डिप्रेशन हाइडन हो सकता है? मतलब मैं, अगर ऐसा डिप्रेशन है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? अगर हम सिम्टम्स क्वेश्चन देख, आप रिपीट करेंगे, मुझे समझ नहीं। डिप्रेशन क्या हाइडन हो सकता है? मतलब अगर फॉर एग्जांपल हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स नजर नहीं आते लेकिन वो वाकई डिप्रेशन का शिकार है, तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे कि हमें डायग्नोज कर सकें कि वो डिप्रेस्ड है? देखिए, डिप्रेशन जो है वो एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, तो उसके सिम्टम्स भी साइकेट्रिक होते हैं। उसके सिम्टम्स जो है वो जारी बात है हिडन एज सच तो वो सामने नहीं होते कि हम कोई कहें कि ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का इंसान के एटीट्यूड से ही ताल्लुक होता है। इंसान के एटीट्यूड से आइडिया हो जाता है कि उसको वो एक डिप्रेस डिप्रेशन की फेज से गुजर रहा है। मैंने आपको पहले बताया कि जरूरी नहीं कि कोई बंदा अपने मुंह से ये बताए कि जी मैं तो, मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता। आप उसकी एक्टिविटी में वाज़ेह फर्क देख सकते हैं कि वो बंदा काम को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। उसे कोई टास्क दिया जाएगा तो उसकी कोशिश होगी कि मुझे ये काम ना ही करना पड़े, या आप उसे जो है वो सारा दिन जो है वो उसकी स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होंगे। किसी दिन वो सारा सारा दिन सोए रहने की कोशिश करेगा, लोगों को, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करेगा। डिप्रेशन आम तौर पे हिडन नहीं रहता। ये तो हो सकता है कि बंदा थोड़ा सा लो फील कर रहा हो तो वो उसको ओवरकम कर ले, कोप करके लोगों से मिल ले। लेकिन जब बंदा प्रॉपर डिप्रेशन में होता है तो वो उसको छुपा नहीं सकता, वो हाइड नहीं कर सकता। वो चीज उसकी एक्टिविटीज के अंदर कहीं ना कहीं नुमाया हो जाती है। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक पेशेंट जो है वो, उसका कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद वो सुबह सुबह उठ के जो है ऑफिस चला जाता है और अपना काम शाम कर लेता है। और वहां पे जितने टास्क उसे दिए जाते हैं वो सारे टास्क जो है वो परफॉर्म कर लेता है। तो इसका मतलब है कि वो अभी फुल फ्लेज डिप्रेशन का शिकार ही नहीं, क्योंकि अगर वो डिप्रेशन का शिकार होता तो ये सारे काम उसे नहीं होने थे। तो इसलिए डिप्रेशन सच हिडन एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ही होते हैं। आप उनको बिहेवियर से ही जज करते हो, वो हिडन ही होते हैं एक तरह से। लेकिन ये कि बहरहाल कोई ना कोई क्लू डिप्रेशन जरूर देती है। ठीक है सर, ज्यादातर खामोश रहना हर वक्त, मतलब सम टाइम कुछ लोग खामोश रहते हैं लेकिन कुछ लोग ज्यादा देर खामोश रहते हैं, तो क्या ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है? देखिए, अगर एक बंदा नॉर्मली रूटीन में सही बोलता था और अचानक वो बिल्कुल ही चुप रहना शुरू हो गया, खासतौर पे डिस्कशंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं, एक होता है वैसे बंदा कम बोलता है, शुरू से इसकी आदत है कि वो कम बोलता है, दिस इज नॉट डिप्रेशन। हाँ, डिप्रेशन के पेशेंट्स में बाजूकात ये होता है कि पेशेंट पहले बहुत ज्यादा अपनी नॉर्मल बोलचाल करता था, सबसे मिलता जुलता था, बट सडनली उसने जो है वो सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करना शुरू कर दिया। सडनली उसने जो है वो डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम डिप्रेशन के लिए एक क्लू वो समझ सकते हैं, और इसको फिर मजीद इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। ये एक साइन हो सकता है डिप्रेशन का। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है। कंडीशनल स्ट्रेस इनहेंस हार्ट बीट, हमारी रिस्पिरेशन लेवल को भी ये इंक्रीज करता है, तो क्या ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है
अगर तो ये कर सके तो उसको दोबारा बताइएगा, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई। कंडीशनल स्ट्रेस जो होता है हमारा, वो हमारी हार्ट बीट को और हमारे रिस्पिरेशन लेवल को इंक्रीज करता है, तो क्या ये डिप्रेशन कॉज कर सकता है, और अगर ये कॉज करता है तो इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? देखिए, कंडीशनल स्ट्रेस से हार्ट बीट तेज होना, रेस्पिरेशन का तेज होना, दीज आर नॉर्मल थिंग्स। ठीक है, इट्स नॉट एबनॉर्मल। अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस आ रही है और आपका हार्ट रेट तेज नहीं हो रहा, आपकी रेस्पिरेशन तेज नहीं हो रही, दिस इज एबनॉर्मल। मतलब आप पे स्ट्रेस आने की वजह से आपकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रही है, आप बिल्कुल वैसे के वैसे जैसे स्ट्रेस आने से पहले थे, तो इट मींस देयर इज समथिंग जो है ना, देयर कुड बी समथिंग एबनॉर्मल। अगर आप पे स्ट्रेस आई है और उसके नतीजे में आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है या आपकी रेस्पिरेशन रेट तेज हो गया है, हमारी बॉडी के अंदर एक पूरा सिस्टम है स्ट्रेस को कोप करने के लिए, उसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो कि इंसान को फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेज के लिए तैयार करता है। तो ये जो फाइट और फ्लाइट के रिस्पॉन्सेज हैं, इसमें हार्ट रेट तेज होना, इसमें रेस्पिरेशन का तेज होना, ये सारी चीजें शामिल है। तो दिस इज अ टोटली नॉर्मल थिंग। आपका किसी एग्जाम में जाने से पहले हार्ट रेट तेज हो गया है, एग्जाम में जाने से पहले आपको रेस्पिरेशन थोड़ी सी आपकी तेज हो गई है, आपका किसी एक्सीडेंट के बाद हार्ट रेट तेज हो गया है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं, ये बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल इंसान की निशानी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये जो कोई एक इवेंट जो है ये डिप्रेशन नहीं कॉज कर सकता, ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब हो सकता है वो बंदा और बहुत जगहों से स्ट्रेस में हो, बहुत ज्यादा वल्नरेबल हो, उसकी जीन्स में भी डिप्रेशन का एलिमेंट मौजूद हो, और उसके नतीजे में ये कंडीशनल स्ट्रेस उस पर आए, तो वो फुल फ्लेज्ड डिप्रेशन के अंदर चला जाए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अलोन कंडीशनल स्ट्रेस कैन कॉज डिप्रेशन। कंडीशनल स्ट्रेस में जो है वो में लीड टू, तो इसमें बाकी कोप करने की स्ट्रेटजीज यही होती हैं कि सबसे स्ट्रेस जो है ना उसमें उसको कोप करने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि आप स्ट्रेस का जो फैक्टर है कोशिश करें। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे एक्सीडेंट देख लिया, उसकी वजह से आपको कोई ये सारी चीजें फील हो रही हैं, तो आप कोशिश करें उस सीन से जो है वो दूर चले जाएं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप जो है वो डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो हैं उनकी वजह से, मेडिटेशन की वजह से ये जो स्ट्रेस के रिस्पॉन्सेज हैं ये हमारे बेहतर होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में कुछ चीजें की जा सकती हैं। लेकिन अगेन वही बात है, स्ट्रेस के नतीजे में अगर आपको थोड़ा सा आप एंग्शियस फील करते हैं, तो इट्स नॉर्मल थिंग, ये नॉर्मल इंसान होने की निशानी है। ठीक है सर, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसे कौन से ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे हम डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं, कि जिसको या ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बताया, डिप्रेशन एक डिजीज है। ठीक है, ये कोई एक वो नहीं है कि आप ये एक स्ट्रेस नहीं है, ये एक कोई टेम्परेरी चीज नहीं है, इट्स अ डिजीज। जिस तरह डायबिटीज एक डिजीज है, जिस तरह हाइपरटेंशन एक डिजीज है, जिस तरह इन्फेक्शंस डिजीजेज हैं, जिस तरह कैंसर एक डिजीज है, एंड डिजीज नीड्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्रोफेशनल। ठीक है, डिप्रेशन को आप ये कह के नहीं खत्म कर सकते कि भाई नमाजें पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, और बस लोगों से मिला जुला करो, और ये किया करो, और फलां कर लो, और ये कर लो, वो कर लो, और कोई ना कोई गेम कर लिया करो। इन चीजों से डिप्रेशन दूर नहीं होती। ये सारी चीजें डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करेंगी, लेकिन डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ये नहीं है। डिप्रेशन नीड्स ट्रीटमेंट फ्रॉम अ प्रोफेशनल पर्सन, यानी साइकेट्रिस्ट। वो साइकेट्रिस्ट के पास आप जाते हैं, वो आमतौर पे दो तरह से डिप्रेशन को ट्रीट किया जाता है। एक तो कुछ मेडिसिन हैं जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को दी जाती हैं। जो मेडिसिन हैं ये काम करती हैं कि डिप्रेशन की वजह से पेशेंट का जो मूड लो रहता है, या वो अपने आप को लो फील करता है, वो सारी चीजें बेहतर हो जाती हैं, उसके सिम्टम्स इंप्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और साथ में उसकी काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसके अंदर हम पेशेंट को डिप्रेशन को, उसकी उसकी जो फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस है उसको कम करने की हम उसे स्ट्रैटेजीज बताते हैं, और उसे बताते हैं कि वो किस तरह जो है वो अपनी इस चीज को कोप कर सकता है। बट अगेन इट्स अ बाई कह लें कि इट्स अ बाइनरी अप्रोच। इसके अंदर मेडिसिन का अपना रोल है, और काउंसलिंग का और बिहेवियरल थेरेपी का अपना रोल है, और ये काम प्रोफेशनल ही कर सकते हैं। देखें, हम लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों में अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है, उसकी हेल्प जरूर कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं, उसको शेयरिंग पे कर सकते हैं। बट ये सुनना, शेयर करना और इन चीजों से, दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। दीज आर द थिंग्स दैट हेल्प इन क्यूरिंग डिप्रेशन। नमाजें पढ़ना और कुरान पढ़ना, अपने आप को किसी ना किसी हॉबी में एंगेज करना, ये सब चीजें आपकी हेल्प जरूर करेंगी, बट दे आर नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन कैन ओनली बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट। ओके सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी
कि यूजुअली ऐसा होता है कि जो डिप्रेस्ड होते हैं या जो इनसिक्योरिटी का शिकार होते हैं, क्या डिप्रेशन इनसिक्योरिटीज कॉज कर सकता है? अगर इनसिक्योरिटी कॉज करता है डिप्रेशन, तो उससे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? जी जी, डिप्रेशन बिल्कुल इनसिक्योरिटीज कॉज कर सकता है। मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन को अगर एक लफ्ज में आप डिफाइन करना चाहें तो उसका मतलब ही वर्थलेसनेस है। इंसान जब वर्थलेस फील करता है तो वो बहुत सारे मामलों में इनसिक्योर हो जाता है। वो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बीवी, एक मैरिड कपल है, वो आपके पास आता है और वो बीवी ये कहती है कि मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत इतनी नहीं हूँ। ठीक है, ये उसके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग है और इस वर्थलेसनेस की वजह से वो हमेशा इनसिक्योर फील करेगी। उसे लगेगा कि मैं चूंकि खूबसूरत नहीं हूँ तो मेरा हस्बैंड जो है वो मुझे छोड़कर किसी और के पास ना चला जाए, तो वो इस बारे में इनसिक्योर फील करना शुरू कर दे। तो ये डिप्रेशन कॉजेज इनसिक्योरिटीज, डिप्रेशन जो है वो इनसिक्योरिटीज कॉज करती है। तो इसमें मैंने बताया कि इन इनसिक्योरिटीज को कोप करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये होता है कि इंसान जो है वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करे, अपनी वीकनेस से। इसके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई जाती है कि आप एक पेज लें और उस पर रोजाना अपनी जो है वो स्ट्रेंथ्स जो है हर वीक के बाद अपनी स्ट्रेंथ्स लिखें और हर वीक के बाद आप उस लिस्ट में आपने एक स्ट्रेंथ ऐड करनी है। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आज अपनी 10 स्ट्रेंथ्स जो है वो एक पेज पे लिखता हूँ कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ्स हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं जो है वो मुझे गुस्सा नहीं आता, ये एक मेरी स्ट्रेंथ है। या एक जो है मैं किसी को जज नहीं करता, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। इस तरह की 10 स्ट्रेंथ्स आप लिख लो और उसके बाद फिर आप एक हफ्ते बाद उसमें आपने कोई एक स्ट्रेंथ ऐड करनी है। तो इस तरह आपको पूरे हफ्ते के लिए एक एक्टिविटी मिल जाएगी कि मैंने एक स्ट्रेंथ अपनी पर्सनैलिटी की ओर सोचनी है। तो उसके लिए आप लोगों से पूछोगे कि मेरे अंदर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हें, तो वो बताओ, खुद सोचेंगे इस चीज पे। तो इस तरह आपकी जो अटेंशन है वो आपकी वीकनेस से डाइवर्ट होकर आपकी स्ट्रेंथ्स पे हो जाएगी। तो जब स्ट्रेंथ्स पे आपकी अपनी फोकस होगी तो आपकी इनसिक्योरिटीज कम होगी। दूसरा तरीका ये होता है इनसिक्योरिटीज को कोप करने का कि ये जाहिर बात है डिप्रेशन जो है चूंकि कॉज कर रहा है इनसिक्योरिटीज को, तो डिप्रेशन का एक तो ट्रीटमेंट तो साथ चलना है, लेकिन साथ में पेशेंट को ये भी बताया जा सकता है कि उसकी उसके घर वालों को खास तौर पे बताया कहा जा सकता है कि वो उसको उसकी पॉजिटिव जो है वो इंकरेजमेंट करें छोटे कामों पे और बहुत सारी चीजों में उसको जो है वो इंकरेज करें और जो भी वो काम करता है उसकी तारीफ करें। इन सारी चीजों से भी वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आती है पर्सनालिटी के अंदर। तो ये सारी चीजें इनसिक्योरिटीज को कम करने में मदद दे सकती हैं। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू रिसर्च के ज़्यादातर लोग डिप्रेशन में सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जरूरी तो नहीं है ना, तो इसका कितनी इसमें है कि ऑथेंटिसिटी है कि ज्यादातर जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं? देखें, असल में ये सिवेरिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी डिप्रेशन इस सिवेरिटी तक पहुंचती है कि आप कहते हो कि मेरी जिंदगी का अब कोई फायदा नहीं है, तो जाहिर बात है आपके अंदर सुइसिडल थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। एक और चीज मैं आपको मजे की बताता चलूं कि लाइफ में एक दफा सुइसिडल थॉट आ जाना ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा इंसान पैदा हुआ हो जिसको सुइसिडल थॉट एक आध दफा जिंदगी में ना आई। लेकिन सुइसिडल थॉट का एक दफा आ जाना और सुइसिडल थॉट्स का परसिस्ट करना, ये इन दोनों चीजों में फर्क करना चाहिए। तो बाज़-औक़ात लोग डिप्रेशन की वजह से वर्थलेसनेस की फीलिंग की ऐसी पिट में चले जाते हैं जहाँ फिर उनको सुसाइड के अलावा कोई चारा नजर नहीं आता। लेकिन लकीली इसमें एक डबल एज्ड वो कहते हैं ना कि एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये भी है कि आमतौर पे जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं ये अपने आप को किसी काम करने का अहल नहीं समझते। तो इसलिए सुइसाइडल थॉट्स, इसमें कोई शक नहीं है कि इनमें सुइसाइडल थॉट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन आम तौर पे ये सुइसाइड करते नहीं। या सुइसाइड अटेम्प्ट करें भी तो वो बहुत माइल्ड सी करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल कट्स लगा लेंगे सिर्फ करने के लिए। ये एक कह लें कि एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो आमतौर पे इतना लो फील कर रहा होता है कि उसको लगता है कि मेरे से सुसाइड भी नहीं होनी। वो उसके अंदर किसी कोई भी काम इनिशिएटिव लेने की जो वो अपनी एनर्जी है ना वो उसके अंदर नहीं पाता। तो इसलिए सुइसिडल थॉट्स आना है बहुत कॉमन है डिप्रेशन में। लेकिन देख, some people cause some people do suicide in depression, but mostly people with depression do not go for this extent. तो इसमें यह है कि अगेन वही बात है कि ये डिप्रेशन जो है इसको ट्रीट करेंगे तो सुइसिडल थॉट्स भी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। आमतौर पे जो बाइपोलर पेशेंट्स होते हैं या शिजोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर सुइसिडल होने के जो रेशियो है वो थोड़ी ज्यादा है। उसकी वजह ये है कि
उसके अंदर आपके ऊपर एक मूड ऐसा होता है जिसके अंदर आप बहुत लो फील कर रहे होते हो, और एक पेशेंट होता है जिसमें आप बहुत हाइपर एक्टिव फील करते हो, और उस हाइपर एक्टिविटी के दौरान आप ऐसी कोई हरकत सुसाइड जैसी कर सकते हो। ठीक है सर, डिप्रेशन की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर कौन सी कॉमन टाइप्स है डिप्रेशन की जो बहुत कॉमनली पाई जाती है लोगों में? अच्छा, आप मुझे 1 मिनट की ब्रेक देंगे? मैं, मेरा मोबाइल की चार्जिंग जरा लो हो गई है, मैं पावर बैंक अगर मुझे ले आऊं तो 1 मिनट की अगर ब्रेक मिल जाए तो। श्योर श्योर सर, श्योर सर। जी, कंटिन्यू कर सकती हैं आप। जी सर। सर क्या नेगेटिव थॉट्स आना भी डिप्रेशन का सिम्टम है? नेगेटिव थॉट्स आना डिप्रेशन, देखें डिपेंड करता है कि उनकी ड्यूरेशन क्या है। आपको कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आती हैं, इट्स टोटली नॉर्मल। लेकिन अगर वो नेगेटिव थॉट्स परसिस्ट करती हैं ओवर फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, कई वीक्स से नेगेटिव थॉट्स जा ही नहीं रही, परसिस्ट कर रही हैं, और उसके नतीजे में आप उन, एक होता है थॉट आना, एक होता है थॉट पे बिलीव कर लेना, और अगर आप उस थॉट पे बिलीव भी करना शुरू कर दे तो आपको वाकई लगता है कि वो सारी बातें जो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं वो सारी की सारी दुरुस्त हैं, तो यस, दिस में बी प्रिलिमिनरी साइन ऑफ डिप्रेशन। सर कैन ओसीडी लेड टू डिप्रेशन? ओसीडी और डिप्रेशन यूजुअली इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। ओसीडी एक सेपरेट चीज है, डिप्रेशन एक सेपरेट चीज है, पर कुछ एज ग्रुप्स में जैसे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट भी कर सकती हैं, ओसीडी और डिप्रेशन, लेकिन कोई इनमें से ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी वजह से ये कॉज हो सकता है। आपस में को एग्जिस्ट तो कोई भी बीमारियां दो इकट्ठी कर सकती हैं, बच्चों के अंदर खासतौर पे ओसीडी और डिप्रेशन को एग्जिस्ट कर भी जाती हैं, लेकिन वैसे इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। ठीक है सर, डिप्रेशन की डिफरेंट कॉजेज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, तो कौन सी कॉमन टाइप्स हैं जो कि लोगों में बहुत इजीली पाए जाते हैं, हम उनके सिम्टम्स देख लेते हैं? मेरे वैसे मेरे इलम में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आप डिप्रेशन की किन सब टाइप्स जो है वो पूछना चाह रहे हैं। डिप्रेशन आमतौर पर एक बीमारी का नाम है, और इसके नतीजे में एक जो फुल फ्लेज डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसको हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं। डिप्रेशन की ऐसे जो सब टाइप्स हैं वो एक कह लें आप, वो एक टेक्निकल इशू है, या आप उसे कह लें कि वो एक बुकिश नॉलेज की चीज है, कि उसमें ट्रीटमेंट में कोई खास जो है वो फर्क नहीं आता, ट्रीटमेंट तकरीबन सबका सेम होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई पेट किस्म की क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती कि ये इसकी ये टाइप है, इसकी ये टाइप है, इसका ये होता है। इसको हम डिफरेंट बिहेवियर्स के अंदर जो है वो हम कर लेते हैं कि ये माइल्ड डिप्रेशन है, ये मॉडरेट है, ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ये बाइपोलर है, ये इस तरह की डिफरेंट कैटेगरीज उन्होंने कहले हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन मेरे इल्म की हद तक तो मौजूद जो नहीं है, जो इंटरनेशनली जो है वो एग्जिस्ट करती हो। सर आलमगीर खान आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, मैं उनको अनम्यूट कर जी रही जी, हूँ। श्योर श्योर, हाँ। सर मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम किसी भी पार्टी पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी यूनिवर्सिटी की पार्टी पे गए हैं, किसी फैमिली पार्टी पे गए हैं, फिर हम जब वहां से वापस आते हैं तो 1-2 वीक जो है वही बात
बातें माइंड में घूमती रहती हैं, वही सारी चीजें कि ये होना चाहिए था, ये हुआ, ऐसे हुआ। इवन हम उसे बाहर निकलने की जितनी भी कोशिशें करें, जैसे भी करें, मैंने सुना है ये माइनर जो है डिप्रेशन की टाइप में आता है, तो हम किस तरह इससे मतलब अपने आप को बचा सकते हैं और इससे बाहर निकल सकते हैं, जबकि सारी अगर हम सारे तरीके जो भी हैं वो सारे हमने यूज किए और फिर भी हम उससे बाहर ना निकल सके। अच्छा, देखिए पहली बात तो ये कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो होता है इंसान की जिंदगी में, जैसे आपने बताया, आपने एक एग्जांपल दिया पार्टी की, एक एग्जांपल है कि आपका कोई, आपके घर में कोई फोत हो गया, कोई डेथ हो गई है किसी की, ठीक है, या आपके घर में कोई और इवेंट हुआ है, कोई शादी का इवेंट हुआ है, तो उसका एक आफ्टर इफेक्ट होता है, उसका कुछ हैंगओवर होता है, और वो हैंगओवर कुछ लोगों में कम एग्जिस्ट करता है, कुछ लोगों में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। कुछ लोगों में 10 दिन एग्जिस्ट करेगा, कुछ लोगों में 5 दिन एग्जिस्ट करेगा, कुछ लोगों में 2 हफ्ते एग्जिस्ट करेगा। तो पहले बात तो ये समझ लें कि हर वो चीज जो टेम्परेरी है, हर वो हैंगओवर जो टेम्परेरी है, दो एक हफ्ते में खत्म हो गया, 2 हफ्तों में खत्म हो गया, उसको हम डिजीज नहीं कहते, ठीक है। वो एक डिजीज नहीं है, वो एक बीमारी नहीं। हाँ, उसमें ये होता है कि कुछ जिस तरह आप ये देख लें कि आप हम लोग हैं, हम लोगों में से कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्लिम स्मार्ट और बहुत एथलेटिक बॉडीज वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े ओबीस होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटी, जिनकी थोड़ी बीएमआई उनका नहीं होता। तो अब हम उसको डिजीज नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि ये बंदा ये दोनों नॉर्मल है, लेकिन ये बंदे का जो लाइफ है वो, ये बंदे का जो लाइफ स्टाइल है, इस बंदे की जो बॉडी है वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इसी तरह ये जो हैंगओवर्स होते हैं आफ्टर कोई भी इवेंट, चाहे वो ग्रीफ की शक्ल में हो, चाहे वो एक्साइटमेंट की शक्ल में हो, जो कि एग्जिस्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज दे आर टेम्परेरी, एज लॉन्ग एज दे आर टेम्परेरी। देखिए टेम्परेरी की शर्त है, अगर वो 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद खत्म हो जाते हैं, दिस इज नॉट ए डिजीज, दिस इज नॉर्मल। पहले बात तो आप इसको समझेंगे, ये नॉर्मल चीज है। बाकी दूसरी चीज ये कि जहां तक आपके जहन में बहुत सारी बातें आती रहती हैं, ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ, और ये सारी चीजें आती रहती हैं, इसको कोप करने की, अगर ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये डिजीज नहीं है, लेकिन अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा बॉदर करती है और इसकी वजह से आपकी फंक्शनिंग मुतासिर होती है, तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मौजूद होती हैं। उस स्ट्रैटेजीज में सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है कि हम पेशेंट को ये रिकमेंड करते हैं, पेशेंट तो नहीं कहना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट अ डिजीज, हम सब्जेक्ट को ये रिकमेंड करते हैं कि वो अपने आप को बिजी रखे, अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखे, ठीक है। क्योंकि जितना आपके जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, व्हेन दे हैव नथिंग टू डू, तो वो न्यूरॉन्स जो है वो हमारा ब्रेन थिंकिंग के प्रोसेस के अंदर जो है उनको असाइन कर देता है। तो अगर हमारे न्यूरॉन्स ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है वो बिजी होंगे, कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, किसी ना किसी हॉबी में एंगेज होंगे, तो उसकी वजह से वो जो है वो कम हो जाएंगे, ये जो थॉट्स हैं ये थोड़ी कम हो जाएंगी। दूसरा तरीका हम लोग को ये कहते हैं कि वो अपनी थॉट्स को लिखने की आदत डालें। जितना ज्यादा आप लिखना, अपनी थॉट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे डायरी पे या किसी कागज पे, तो उतना ज्यादा ये चीज जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। तीसरा ये है कि हम ये कहते हैं कि आप अपनी चीजें शेयर करें अपने किसी फ्रेंड्स के साथ, आप आपको जो भी फील हो रहा है आप किसी दोस्त के साथ शेयर करें। शेयरिंग करने से भी ये जो हैंगओवर का ड्यूरेशन है ये कम किया जा सकता है। तो ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं इसमें, एक अपने आप को बिजी रखना, दूसरा अपनी चीज को लिख लेना, तीसरा किसी से शेयर कर लेना। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके नतीजे में हम ये जो किसी भी इवेंट के बाद ये जो एक पीरियड आता है जिसके अंदर हम उस के हैंगओवर में रहते हैं, ये इसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ओके सर, जुनैरा भी आपसे क्वेश्चन करना चाह रही है, मैं उनको अनम्यूट जी कर जी, रही हूँ। श्योर श्योर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ओके सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आजकल हमारी सोसाइटी में एक डिलेमा बना हुआ है कि हर बंदा ही कह रहा होता है कि मैं डिप्रेस हूँ। तो सर हर बंदा डिप्रेस नहीं होता, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने डिप्रेशन को वो उसका मजाक बना दिया हुआ है कि हर बंदा बोल देता है कि मैं डिप्रेशन हूँ, लेकिन जो उसका असल मकसद है वो खत्म हो चुका है। तो सर इसको किस तरीके से ब्रिज किया जा सकता है कि डिप्रेशन और सैडनेस, इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है और इसके डिलेमा को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखें, 2 चीजें हैं। हम लोग जब भी कोई बिहेवियर होता है उसको हम 2 एस्पेक्ट से डिस्कस करते हैं, एक रिसीविंग एंड पे और एक गिविंग एंड पे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा है जो ये कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ,
या वो ये कहता है कि यार मुझे लगता है मुझे डिप्रेशन है, तो आप उसको ये नहीं बताएंगे कि भाई तुम्हें डिप्रेशन नहीं है, तुम बिल्कुल नॉर्मल लो। आप उसको तसल्ली देंगे, उसको हिम्मत देंगे, उसको हौसला देंगे, लेकिन आप उसको एज ए डिप्रेशन का पेशेंट ही डील करेंगे। उसकी वजह यह है कि वी आर नॉट साइकेट्रिस्ट, मैं एक साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ। अब हो सकता है कि उसको जो डिप्रेशन की फीलिंग आ रही हो वो एक रियल में डिप्रेशन ही हो, और ये भी हो सकता है कि उसको जो डिप्रेशन की फीलिंग आ रही हो वो सिर्फ टेम्परेरी फीलिंग हो, जो थोड़ा वो सा लो फील कर रहा हो या उसकी एनर्जी थोड़ी सी लो हो। तो इसलिए हम चूंकि रूल आउट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों को हर बंदा जो खुद ये कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं डिप्रेशन में हूँ, हमें उसको एज ए डिप्रेशन का पेशेंट ही ट्रीट करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज। उसके लिए ट्रीट करने में मसला कोई नहीं है, बस आपने ये है कि मैंने आपको जो कुछ चीजें मैयर्स बताए थे कि आप उसकी बात सुने, उसको उसको इस चीज पर जो है वो इनकरेज करें कि वो चीजें आपसे शेयर करे, उसको लिसनिंग का जो है वो स्पेस दें, उसको कहीं अपनी जो थॉट्स हैं वो एक डायरी की शक्ल में लिखे। तो ये सारी चीजें जो है इससे काफी उसका जो है वो बेटरमेंट हो सकती है। और मीनवाइल अगर आपको लगता है कि उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो उसको कहेंगे किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प ही लें। बाकी एक है पर्सनल एंड पे कि मैं खुद ये फील करता हूँ हर वक्त के मुझे डिप्रेशन है, तो मैं अपने आप को इससे कैसे रोक सकता हूँ कि इसमें देखिए मैंने आपको पहले बताया डिप्रेशन एक डिजीज का नाम है। कोई भी चीज जब परमानेंट हो, हमारी जो बॉडी है, हमारी साइकोलॉजी है, हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है, हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ के इवेंट्स हैं, ये एक अप्स एंड डाउन के नाम है। हमारी जिंदगी कभी भी एक तरह से नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि बंदा हर जिंदगी में हमेशा खुश रहे, ये भी नहीं हो सकता बंदा हमेशा जो है वो सैड रहे। खुशी और सैडनेस इसी का नाम जो है वो जिंदगी है, ठीक है। तो जिंदगी में आप पे अप्स आते हैं तो डाउन्स भी आते हैं, आप हाई फील करते हो तो आप लो भी फील करते हो। तो सबसे पहले अपने आप को आपको ये बात समझाने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में लो भी आएंगे, मेरी जिंदगी में हाइज भी आएंगे, मेरी जिंदगी में फेलियर्स भी आएंगे, मेरी जिंदगी में सक्सेस भी आएगी। तो सबसे पहले अपने आप को ये बात समझाने की जरूरत है। डिप्रेशन आप अपने आप को तब लेबल कर सकते हैं अगर आपकी कोई भी एक फीलिंग जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए प्रोलॉन्ग करना शुरू कर दे। जैसे आपको के ऊपर कोई इवेंट आया, आपके फैमिली में किसी बंदे की जो है वो डेथ होगी, और आप जो है वो 3-4 महीने उस ग्रीफ से ही नहीं निकल पा रहे, और उसकी वजह से आपकी रूटीन लाइफ मुतासिर हो गई है, देन यू कैन से यू हैव डिप्रेशन। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि एक दिन आप लो फील कर रहे हो या आपको एक हफ्ता हो गया लो फील करते हुए, आप पे कोई परेशानी आ गई है, तो इट्स नॉट डिप्रेशन। आपको रिलेशनशिप में कोई सेटबैक मिल गया है, आपकी फैमिली में कोई इशू हो गया है, आपके कोई करीबी बंदे की डेथ हो गई है, कोई आपको छोड़ के चला गया है, कोई आप जो है वो कोई और फेलियर आ गया आप पे, उसकी वजह से आप 1-2 हफ्ते परेशान रहते हो, लो फील करते हो, आपको कोई काम करने को दिल नहीं करता। इट्स नॉट डिप्रेशन, इसलिए आपको एंटी डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉर्मल थिंग। ये तो इस चीज का मतलब है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। अगर आप पे कोई इवेंट स्ट्रेस आया और उसके नतीजे में आप हो गए तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो। ये चीजें आप जो है वो ये चीज आपको फील करनी चाहिए। हाँ, कोई चीज प्रोलॉन्ग कर गई है तो देन इट्स अ डिजीज एंड देन इट नीड्स ट्रीटमेंट। तो जिंदगी में लो फील करना जो है ये अपने आप को समझाने की जरूरत है कि लो फील करना इज नॉट अ बीमारी, लो फील करना एक नॉर्मल थिंग है। हाँ, वो लो फील करना परसिस्ट कर जाए तो देन इट्स अ डिजीज एंड देन वी नीड इट्स ट्रीटमेंट। ओके सर, एक क्वेश्चन मेरे पास भी है कि जैसे हमारे पास सब कुछ होता है, वी हैव एवरीथिंग, वी हैव हाउस, वी हैव कार, वी हैव मनी, एवरीथिंग, बट वी आर स्टिल इन डिप्रेशन। इसके पीछे क्या वजह है? देखें, अगेन मैंने बताया डिप्रेशन जो है ना वो उसका किसी फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अमीर हो, आप गरीब हो, आप सारी जिंदगी जो है हमेशा सक्सेस रही है आपको, आप हमेशा फेलियर्स में रहे हो, आपको फिर भी डिप्रेशन, इस चीज का डिप्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। एक अमीर बंदा भी डिप्रेशन में जा सकता है, गरीब बंदा भी डिप्रेशन में जा सकता है। आमतौर पर जो लोग वेल सेटल्ड होते हैं, जो लोग बड़ी फैमिलीज में रहते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, जो लोग आप कह लें थोड़े वेल हाई फाई लोग जिन्हें हम कहते हैं, अपर क्लास जिसे क्या कहा जाती है, आमतौर पर इनके अंदर डिप्रेशन कॉमन होने की वजह ये होती है कि यूजुअली जब मटेरियलिज्म आता है फैमिलीज के अंदर, जब पैसा आता है तो उसके नतीजे में लोगों का आपस में सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, और उस सोशल इंटरेक्शन कम होने के नतीजे में बहुत सारे लोग जो हैं वो उस सोशल इंटरेक्शन की जो नीड होती है इंसान की, जब वो पूरी नहीं होती
तो उसकी वजह से वो सोशल इंटरेक्शन उन्हें जब नहीं मिलता, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि जब आप अपने बच्चों की हम लोग अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि उनको सारी ज़िंदगी इतना अच्छा और इतना कूल एंड काम और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिले कि उनको कभी स्ट्राइव ही ना करना पड़े, उन्हें किसी काम के लिए मेहनत नहीं करनी पड़े, उन्हें कभी कोई स्ट्रेस ना देखना पड़े। तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं और उनको स्ट्रेसेस जो है वो फेस करते हैं, तो उनको लगता ये है कि शायद ये हमारे अंदर जो है वो हम लोगों के अंदर शायद कोई कमी है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेसेस जो है वो हम पे आ रही हैं। तो उसके नतीजे में भी वो डिप्रेशन के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसमें 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि अगर आपके पास सब कुछ है, तो कोशिश करें कि ये सब कुछ होने की वजह से आपका सोशल इंटरेक्शन कम ना हो, आप लोगों से मिलें-जुलें, उनसे बातें करें, अपने घर के अंदर आपके मिल बैठने का, बातें करने का कल्चर हो। दूसरा ये है कि अपने आप की लाइफ का कुछ ना कुछ एस्पेक्ट्स को ज़रूर टफ रखें। आपके कमरे में एसी लगा है, तो आप कम से कम महीने में या हफ्ते में 1 दिन एसी बंद करके भी सोएँ। आपके घर में जो है वो अगर आप रोज़ाना कार पे आते-जाते हो, तो आप हफ्ते में 1 दिन कम से कम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी ज़रूर सफ़र करो। तो जब आपकी ज़िंदगी में ऐसे स्ट्रेस आएँगे, आप अपने फ़ियर्स को फेस करोगे, तो उसकी वजह से आपकी वल्नरेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है सर। ज़ुनैरा को और क्वेश्चंस करने हैं, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, तो आप उनके क्वेश्चंस। एक मिनट, मेरी चार्जिंग आई थिंक मेरी पावर बैंक की चार्जिंग भी खत्म हो गई है। मैं 1 मिनट इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन करके लाता हूँ। ओके सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। जी, क्वेश्चंस कीजिए। ज़ुनैरा सर जैसे जी जी मैं कर रही हूँ। जी। सर आपने जिस तरह से बताया कि डिप्रेशन जो है वो रिसीविंग एंड पे भी होती है और हम लोग देख रहे होते हैं, तो इसमें क्वेश्चन सर ये है कि जब एक बंदा आके खुद कह रहा होता है कि मुझे डिप्रेशन है, तो उसे हम लोग अटेंशन सीकर क्यों बोलते हैं, या अटेंशन हमें ऐसे क्यों लगता है कि ये सिर्फ अटेंशन सीकर है? सर अगर हम लोग अपने बिहाफ पे ना भी बोलें, तो सोसाइटी उस पर्सन को एज अ अटेंशन सीकर क्यों एक्सेप्ट करती है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है मेंटल हेल्थ के बारे में चूँकि अवेयरनेस नहीं पाई जाती, तो हमारी सोसाइटी जो है वो इन चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है? और ये सिर्फ मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं है। एक ज़माना ऐसा था कि हमारी जो बहुत सारी जो दूसरी फिज़िकल बीमारी है, उनके बारे में भी जिनमें अवेयरनेस नहीं है, उनमें ऐसे ही पाया जाता है। आप लोगों को होगा कि बहुत सारे हमारी जो रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ आप अपने किसी फैमिली में जाके बताएँ कि जी मुझे दाँतों का कोई मसला है, तो आपको आमतौर पे आपका मज़ाक उड़ाया जाएगा, आप कहेगा कोई दाँतों का भी क्या मसला होता है, तो तुम बस जो है ना फलाँ पत्ते को लेके उसको मल लो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इन जनरल डिजीज़ेज़ को लेस सीरियस लिया जाता है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे मेंटल हो। आप किसी को बताओ कि मुझे ये मसला नज़र आ रहा है, तो वो आपको कहेगा कुछ नहीं होता, खैर है। कोई बताया कि आप डिप्रेशन का शिकार हो, आपको कहेगा कोई मसला नहीं है, ये तो कोई नहीं है, तुम्हें बस लगता है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। तो ये हमारे अंदर हमारी सोसाइटी के अंदर जहाँ बहुत सारी अच्छी बातें हैं, उनमें कुछ बुरी बातें भी हैं और उन बुरी बातों में से एक ये भी है कि हम लोग रिलेटिवली जो है वो लोगों को स्पेस नहीं देते अपनी चीज़ बताने की, और हम लोगों को लेबल लगा देते हैं, फ़ौरन ही जज करते हैं कि अगर कोई बंदा अपनी कंडीशन आपसे आके शेयर कर रहा है, तो आप फ़ौरन ही आगे से कह देते हैं कि ये अटेंशन सीकर है। ये हमारी पूरी सोसाइटी का डायलेमा है। जो अच्छी सोसाइटीज़ है, वहाँ पे आमतौर पे ये चीज़ें कम हो रही हैं। बाकी एक और बात भी है सर लेकिन इसको कि जो भी डिप्रेशन का पेशेंट होता है, ही और शी इज़ एन अटेंशन सीकर। देखिए, साइकियाट्रिक पेशेंट्स अटेंशन सीक करने की कोशिश करते हैं अपने डिप्रेशन को कोप करने के लिए। वो कोई खुशी से ये काम नहीं कर रहे होते।
उन्हें उसके नतीजे में वो उनके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग इतनी ज्यादा आ चुकी होती है कि उस वर्थलेसनेस को कोप करने के लिए उनका माइंड उन्हें ये कहता है कि तुम लोगों के पास जाके बताओ, और इसके नतीजे में तुम्हारी जब तुम अपनी वर्थलेसनेस लोगों को बताओगे कि मैं तो बीमार हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, तो शायद इसके नतीजे में तुम्हें थोड़ी सी वर्थ मिल जाए, शायद इसके नतीजे में तुझे इंपॉर्टेंस मिल जाए। तो साइकेट्रिक पेशेंट्स अटेंशन सीकर्स होते हैं, लेकिन ये अटेंशन सीकिंग कोई नेगेटिव, ये कोई शौक से नहीं वो कर रहे होते, ये कोई वो इस वजह से नहीं कर रहे होते कि उनके नाम प्रॉपर्टी का हिस्सा लगा दिया जाए, या इस वजह से नहीं कर रहे होते कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना होता है। ये उनके पास एक आखिरी चारा होता है अपनी इन चीजों को कोप करने का। सो दे सीक अटेंशन। ऑफ कोर्स ये जो सुइसाइडल अटेम्प्ट्स हैं बहुत सारे पेशेंट्स की, ये अटेंशन सीकिंग के लिए होती हैं, लेकिन ये उसका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है। ये कसूर मेरी फैमिली में अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत अटेंशन सीकिंग के लिए करता है तो ये उसका कसूर नहीं है, ये मेरा कसूर है कि उसको मुझसे अटेंशन लेने के लिए इस तरह की हरकत करनी पड़ी है। ये हमारा एज ए फैमिली, एज ए सोसाइटी फेलियर है कि अगर किसी को अटेंशन सीख करने के लिए ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ पॉलिटिकल लेवल पे भी। हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं जो ये रोड्स पे प्रोटेस्ट करते हैं, और गाड़ियां, आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, और वो लोग जो है प्रोटेस्ट के दौरान रोड्स ब्लॉक कर देते हैं और बसों को तोड़ते हैं और टायरों को आग लगा देते हैं। अब आमतौर पे जहन में ये बहुत ख्याल आता है कि आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह से देखें कितने लोग तंग हो रहे हैं और ये और वो सारा कुछ। लेकिन उनका जवाब में आमतौर पे उनमें से जो कुछ लॉजिकल लोग होते हैं वो आमतौर पे एक ये बात कहते हैं कि हमारी भी मजबूरी है कि अगर हम लोग ये काम ना करें तो हमारी सुनता ही कौन है। तो जो सिविलाइज्ड माशरे हैं वहां पे आप एक ग्राउंड में जाके 10 लोग जमा भी हो जाते हो तो भी गवर्नमेंट आपकी बात सुन लेगी। लेकिन यहाँ पे जब तक आप लोग जो है वो अनार्की की काम नहीं करते, जब तक आप कोई डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी नहीं करते, गवर्नमेंट आपकी बात को सीरियस नहीं लेती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आर्गुमेंट सही है। इसी तरह डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं या किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के पेशेंट हैं, दे आर अटेंशन सीकर्स, बट दिस अटेंशन सीकिंग इज नॉट देयर फॉल्ट, इट इज आवर फॉल्ट। ये हमारा एज ए सोसाइटी फेलियर है, ये हमारा एज ए फैमिली फेलियर है कि उसको हमारी अटेंशन सीख करने के लिए इस तरह के काम करने पड़ रहे हैं। बच्चों के मामले में भी आप लोग देखोगे, जब आप बच्चों के आपके इर्द गिर्द जो रहते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, किसी को धक्का दे देंगे या कोई चीज गिरा के तोड़ देंगे। ये आम तौर पे उन घरों में होता है जहाँ पे माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे होते, तो उस बच्चे को अटेंशन सीकिंग के लिए एक डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के अलावा कोई काम नहीं मिलता। तो इसलिए अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो ये कहता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं लो फील कर रहा हूँ, या मुझे जो है वो जिन नजर आते हैं, या वो स्किज़ोफ्रेनिक है और वो कहता है कि जी मुझे जो है वो फलां जो है वो लोग नजर आते हैं रात को, या मुझे सांप नजर आते हैं, या मुझे कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो डोंट कॉल हिम अटेंशन सीकर। He is attention seeker, she is attention seeker, but it's not his or her fault। वो जानबूझ के attention seek नहीं कर रही, ये आपका fault है कि आप उसको आपकी attention seek करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है। होना तो ये चाहिए कि मेरी फैमिली में एक बंदा है, मैं उसे नॉर्मली टाइम दूं, मैं रोजाना उसके साथ 1 से 2 घंटे बैठूं, उसकी वैसे ही उसको कहे बगैर मेरी अटेंशन मिले। लेकिन अगर उसको इस तरह की हरकतें करके आपकी अटेंशन लेना पड़ रही है, so this is your fault, not his or her fault। ओके सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम अपने सेशन को एंड पे लेके आते हैं कि जैसे कि नेगेटिव थॉट्स हैं, हम नेगेटिव थॉट्स अगर हमारे आते हैं तो डिप्रेस बंदे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को माइंड में लाते हैं, तो हम इससे ओवरकम कैसे कर सकते हैं, और एक ऐसा मैसेज जो हम सबको देना चाहें इसके रिगार्डिंग। अच्छा देखिए, मैं नेगेटिव थॉट्स आज की जो सेशन है उसमें मैंने मेरे ख्याल में काफी दफा बात कर दी है। देखिए नेगेटिव थॉट्स आना, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स मिक्स रहेंगी, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे। इस बात से पहली बात तो परेशानी होना चाहिए कि आपके ज़हन में नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो नेगेटिव एज लॉन्ग एज दे आर टेम्परेरी, एज लॉन्ग एज यू डोंट एक्ट ऑन देम, ठीक है। तो नेगेटिव थॉट्स आना इज अ नॉर्मल थिंग, इसके बारे में बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन्हें कोप कैसे किया जा सकता है उसके लिए मैं कुछ सजेशन जरूर दूंगा। पहली सजेशन तो मेरी ये है कि अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। आप लोगों ने वो कोटेशन सुनी होगी कि एन आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। जो एक नाकारा दिमाग होता है या एक फारिग दिमाग होता है, वो शैतान की जो है वो माजगा बन जाता है, एक वर्कशॉप बन जाता है। इसी तरह हम लोग जब अपने आप को, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में बहुत सारा
और चूंकि अब जॉब्स हमारी कुछ ऐसी हैं, स्टडीज कुछ ऐसी आ गई हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारा टाइम ऐसे होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते, हमारे पास एक बहुत बड़ा जो टाइम है वो फारिग जो है वो आ जाता है। तो उस टाइम के अंदर हम लोग जो है वो ये थॉट्स जो हैं वो फिर हमारी जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो चीज है कि ऑलवेज कीप योरसेल्फ बिजी, अपनी हॉबीज डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पढ़ाई के अलावा भी आपका कुछ टाइम होना चाहिए जिसमें आप कोई ना कोई अपनी हॉबी कर रही हो, कोई पैशन आपका हो, चाहे वो साइकिलिंग है, चाहे वो एक्सरसाइज है, चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो कुकिंग है, कोई भी ऐसी हॉबी जो है वो डेवलप की जाए। जितना ज्यादा अपने आप को बिजी रखेंगे उतना ज्यादा आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट थिंकिंग की बजाय प्रैक्टिकल कामों की तरफ होगा। दूसरी जो अहम चीज है, अपनी लिखने की आदत डालें, अपने अंदर चीजों को जमा ना होने दें, ठीक है। लिखने की और शेयर करने की आदत डालें। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है, अगर आपकी कोई दोस्त ऐसी है, अगर आपकी फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा है, तो उनके साथ अपनी चीजें शेयर करें, अपनी थॉट्स उनको बताएं। और दूसरा, लिखने की आदत डालें, जो भी आपके जहन में चीजें आती हैं उनको लिखें। तीसरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेवल जो है वो करें। रिसर्च ने ये बात प्रूव की है कि जो फिजिकल एक्टिविटी है इट रिड्यूसेस द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन। अगर एक पेशेंट वल्नरेबल है लेकिन वो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है ये इमोशनली बहुत अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस होता है। इसके अंदर इंसान को अपनी बॉडी के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, उसके अंदर वर्थलेसनेस जो है वो थोड़ी कम होती है। तो डिप्रेशन के पेशेंट्स के अंदर जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन की वल्नरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा हेल्दी फूड लें और अपनी स्लीप का जरूर ख्याल रखें। कम्युनिटी वर्क के अंदर अपने आप को एंगेज करें। अपने आप की टोटल लाइफ जो है वो सिर्फ अपनी पढ़ाई और जॉब पे ही खर्च ना हो, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो लोग गरीब हैं, जो लोग यतीम हैं, जो लोग किसी ना किसी वजह से किसी हेल्प की जरूरत है उनको, आप उसके अंदर उनकी हेल्प करें। अपने आप को कम्युनिटी वेलफेयर वर्क जो है उसके अंदर अपने आप को एंगेज करें। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नेगेटिव थॉट से दूर रख सकती हैं। बाकी आखिर में मैसेज मैं आप लोगों को यही देना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी का हर लम्हा जो है वो पॉजिटिव होके गुजारें और अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करें। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, इस दुनिया में ओवरऑल बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। हर बंदा जो है वो दूसरे से जो है वो एक कंपटीशन में है कि मैंने इससे आगे निकलना है। तो कंपटीशन दुनिया के अंदर जो है वो सिर्फ एक ही है और वो है कि आप कितने पॉजिटिव हैं। आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी जो है वो फैलाएं। कभी कोई नेगेटिव बात ना करें किसी के बारे में। आपकी एक नेगेटिव बात किसी बंदे के डिप्रेशन में जाने का जो है वो बहुत हो सकता है वो पहले एज पे खड़ा और आपकी इस नेगेटिव बात के नतीजे में वो फुल फ्लेज डिप्रेशन के अंदर चला जाए, या फुल फ्लेज किसी और कभी भी कोई नेगेटिव कमेंट पास ना करें, हमेशा पॉजिटिव बात करें। आपके साथ कोई, आप किसी ऐसे बंदे को भी मिले हैं जो बंदा बहुत ज्यादा इवल है, जो आप दुनिया के सब उसके अंदर बुराइयां भी पाई जाती हैं, तो भी आपने उसको नेगेटिव बात नहीं करनी है, आपको इसको पॉजिटिव बात करनी है। यही जो है वो हम लोगों के दीन का भी लेसन है, यही हमारे हॉली प्रॉफिट ने हमें करके भी दिखाया कि उन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की है। तो अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जो है फोकस करें, और अपने इर्द गिर्द लोग जो हैं उनको लिसनिंग की जो है वो स्पेस दें, उनको शेयरिंग की स्पेस दें, उनकी बातें सुने। दुनिया में किसी को, अपने इर्द गिर्द किसी को ये फील ना होने दें कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उसकी, लोगों की बातों को सुने, उन्हें जज ना करें, और लोगों के अंदर इस चीज को इनकरेज करें कि वो आपसे अपनी चीजें शेयर करें। सर, अल-नाहत फैमिली की तरफ से और सारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत थैंक यू। आपने बहुत हेल्पफुल सेशन हमें दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे और सेशन हम आपसे लेते रहें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आपका टाइम, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इसी तरह हम हेल्पफुल टॉपिक्स पे, डिफरेंट टॉपिक्स पे जो कि बहुत कॉमन है, बहुत समहाउ लोगों को समझ नहीं आते, लोगों को उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है, उनके बारे में हम आपसे सेशंस लेते रहे। थैंक यू सो जरूर, थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू सो मच सर। हम यहाँ पे सेशन अपना ख़त्म करते हैं।